Hello everyone, welcome to Civil Step IS and welcome to day 2 of Atulya series. Now as you know, हम यहाँ पर गवर्नेंस पर पहुँच चुके हैं. हमने डे 1 में 10 टॉपिक्स रादर 5 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था. सो ऐसे ही आज भी हम थीम वाइज चलेंगे जिससे कि आपको भी पता चले कि हमने हर थीम जो आपके यूपीएससी मेन सिलेबस में लिखी हुई है उन थीम्स को हमने कवर कर लिया. राइट आज की जो थीम्स रहेंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं. पहला है रोल ऑफ एनजीओज, एसएचजीज एंड सिविल सोसाइटीज. ना उस पे हमने जो क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, पहला क्वेश्चन वुड बी एनजीओज एंड एसएचजीज आर इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट्स इन डेवलपमेंटल गवर्नेंस. Critically examine the role with examples. It is a 15 marker question. Evaluate the implications of recent FCRA amendments on civil societies functioning in India. 10 marker question. नेक्स्ट टॉपिक का हमारी थीम आती है दैट इज सोशल ऑडिट एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. हाउ डू सोशल ऑडिट्स प्रमोट पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस? सजेस्ट मेजर्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज देम अक्रॉस द सेक्टर्स. 10 marker question. Examine the challenges in ensuring meaningful citizen participation in India's policy making process. नेक्स्ट आता है आरटीआई, लोकपाल एंड इंस्टीट्यूशनल एथिक्स. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन इस थीम से पूछे जाते हैं. आरटीआई इज अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट और नॉट मेयरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. एग्जामिन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि लाइकली आपसे पूछा जा सकता है. डिस्कस द एवोल्यूशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल इन फाइटिंग करप्शन. करप्शन को फाइट करने के लिए कैसे जो आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल है वो किस तरह से इफेक्टिव है. नेक्स्ट थीम हमारी आती है दैट इज प्रेशर ग्रुप्स एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस. हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया? इलस्ट्रेट विद रीसेंट एग्जांपल्स. इवैल्यूएट द एथिकल एंड डेमोक्रेटिक implications ऑफ लॉबिंग इन इंडियन गवर्नेंस. नेक्स्ट थीम आपको देखने को मिलती है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस. Critically examine how the NEP, that is National Education Policy 2020, promotes inclusive and quality education governance. How do DBT, which is direct benefit transfer, enhance efficiency and reduce corruption in public schemes? So it is a 10 marker question that you have to address. ना क्वेश्चंस भी बता दिए, थीम्स भी बता दी, तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वो थीम वाइज ही बनाइए. जिससे कि होगा क्या, जैसे ही आपने नोट्स कंप्लीट किए उसके बाद पीवाईक्यूज करिए. पीवाईक्यूज के बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जिससे कि आप एक तरह से आपको हैबिट बन जाए आंसर राइटिंग की. राइट पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. पहला है एनजीओज एंड एसएचजीज, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट्स इन डेवलपमेंटल गवर्नेंस. जब हम डेवलपमेंटल गवर्नेंस की बात करते हैं ये क्रूशल रोल निभाते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम एसएचजीज की बात करते हैं, स्पेशली जब हम रूरल इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो रूरल इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी के लिए जो एसएचजीज हैं दे बिकम द मेजर पिलर्स. सो इसीलिए डेवलपमेंटल फैक्टर्स जो डेवलपमेंट में हैं ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं. तो आपको बताना है विद एग्जाम्पल्स. तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. अगर हम डेवलपमेंटल गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये इंटेल क्या करती है, पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव मॉडल्स जिसमें सर्विस डिलीवरी हो सके और सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके. तो ये जो एनजीओज हैं और जो एसएचजीज हैं ये एक तरह से फैसिलिटेट करती हैं डेवलपमेंटल गवर्नेंस को. ना रोल क्या रहा है, जैसे हम सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं तो जो एनजीओज हैं वो गवर्नमेंट एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक तरह से आप कह सकते हो एड प्रोवाइड करती है. आप केस स्टडी भी दे सकते हैं, जैसे अरविंद आई हॉस्पिटल इन तमिलनाडु provides cataract surgeries at low cost using a क्रॉस सब्सिडी मॉडल. तो क्रॉस सब्सिडी मॉडल यूटिलाइज करते हुए यहाँ पर तमिलनाडु का आपको एक एनजीओ देखने को मिलता है जो कैटरैक्ट, जो जिसको हम मोतिया कहते हैं, जो कैटरैक्ट को लो कॉस्ट पे एक तरह से डील करता है. क्योंकि कैटरैक्ट की अगर बात करते हैं तो ये एज रिलेटेड डिजीज आपको देखने को मिलती है जो कि क्योरेबल है. सो जो एज जिनकी एज हो जाती है 50+, 60+ आपको देखने को मिलती है, उनको कैटरैक्ट का इशू देखने को मिलता है. तो जो भी वल्नरेबल सेक्शन है वो कैटरैक्ट इजीली इसको रिजॉल्व करवा सके, इसीलिए ये लो कॉस्ट एनजीओज जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडवोकेसी एंड अवेयरनेस में, तो जैसे आप देख सकते हैं जो एनजीओज हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं कैंपेन्स. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं राइट टू फूड कैंपेन. इट पुश्ड फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट.
ऐसे ही पॉलिसी भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, ज़रूर आपने पढ़ा होगा, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो आपने ज़रूर पीआरएस के बारे में ज़रूर सुना होगा ना। पीआरएस की अगर बात करते हैं तो जो लेजिस्लेटिव रिसर्च, इट सपोर्ट्स पार्लियामेंटेरियंस टू एनालाइज द लेजिस्लेशन। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। सो एनजीओज जो हैं वो कंडक्ट करते हैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सेवा एम्पावर्स विमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर्स विद लीगल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल टूल्स। ऐसे ही अगर हम सोशल इनोवेशन की बात करते हैं तो जो एनजीओज हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं लो कॉस्ट और स्केलेबल वर्क मॉडल्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बेयरफुट कॉलेज ट्रेन्स रूरल वुमेन एज सोलर इंजीनियर्स। जो रूरल वुमेन हैं उनको एज सोलर इंजीनियर्स बनाया जाता है, जिससे कि हम सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस की तरफ मूव कर सकें ना। रोल क्या रहा है डेवलपमेंटल गवर्नमेंट्स ने? एज आई टोल्ड यू, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हुई है, विमेन एम्पावरमेंट आपको देखने को मिली है, जैसे कुदुमश्री की बात करते हैं। ऐसे ही लोकल गवर्नेंस पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिला है। जो एसएचजी मेंबर्स हैं बिहार में, दे सर्व एज सोशल ऑडिटर्स अंडर मनरेगा। ऐसे ही माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप आपको देखने को मिली है, जैसे हम एसएचजीज की बात करते हैं इन झारखंड, मार्केट देयर प्रोडक्ट्स थ्रू ई हार्ट प्लेटफॉर्म्स। जो ई हार्ट प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं उसके थ्रू यहाँ पर आपको देखने को मिला है। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे एनजीओज फेस इनकंसिस्टेंट फंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। ऐसे ही जो एसएचजीज हैं दे ऑफन लैक द मार्केट एक्सेस। जो एसएचजीज और आपको एनजीओज देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कई जगह आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो एनजीओज और एसएचजीज हैं दे प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में मूव करते हैं, इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ रीसेंट एफसीआरए अमेंडमेंट्स ना। एफसीआरए अमेंडमेंट्स जो की गई थी उस पर ऐसा कहा गया था कि जो एनजीओज हैं उस पर आपने एक तरह से घात किया है, तो उसी के इम्प्लीकेशंस पूछे गए हैं। तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2020 का, वो बेसिकली सीक करता है कि वो इन्हांस करे अकाउंटेबिलिटी इन फॉरेन फंडिंग ना। है तो ये 2020 का, लेकिन आप यूपीएससी का देखेंगे पैटर्न, अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 साल के भी वो करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स ही बोलते हैं, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन डाला है, ठीक है। नाउ की अमेंडमेंट्स क्या हुई और उसका इम्पैक्ट क्या है? बैन ऑन सब ग्रांटिंग नहीं हो सकती है। जो एनजीओज दे कैन नो लॉन्गर ट्रांसफर फॉरेन फंड्स टू अदर एनजीओज और पार्टनर्स। अपने पार्टनर एनजीओज को ये फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सो इट कटेल्स कोलैबोरेटिव मॉडल्स। जो कोलैबोरेटिव मॉडल्स हैं, जैसे जो नेटवर्क पे डिपेंड करता है, उसमें आपको हर्डल देखने को मिला है। रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कैप, जो 50% थी अब उसको रिड्यूस करके 20% कर दिया। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? ऑब्वियसली बात है ऑपरेशनल चैलेंजेस, क्योंकि आपको कट शॉर्ट, ये जो एनजीओज हैं जो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट आपको कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को कम करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, मैंडेटरी एफसीआरए अकाउंट ऑन एट एसबीआई दिल्ली ब्रांच। अब ये सेंट्रलाइज्ड फंड काउंटिंग आपको देखने को मिलती है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको डिले देखने को मिल सकता है फंड एक्सेस में। आधार मैंडेट, जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं, जितने भी ऑफिस बेयरर्स रहेंगे एनजीओ के, तो वहाँ पर आधार मैंडेट कर दिया गया है। तो ये क्या है? एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज फॉर इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। अगर कोई इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स करनी है तो वहाँ पर आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो केस स्टडीज आप देख सकते हैं। ऑक्सफैम इंडिया की अगर बात करते हैं तो एफसीआरए सस्पेंशन हॉल्टेड ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कहा है ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स को हॉल्ट किया गया है। देन यू कैन कंक्लूड, इजी सा क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई भी इशू होना चाहिए। आपको सिंपली इश्यूज बताने हैं और उसका इम्पैक्ट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हाउ डू सोशल ऑडिट्स प्रमोट पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, सजेस्ट मेजर्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज देम अक्रॉस सेक्टर्स। ना सोशल ऑडिट्स की बात करते हैं, जैसे आपको मनरेगा में देखने को मिलता है। ये कहा गया है, सबसे पहले ये पूछा गया है कि जो सोशल ऑडिट्स हैं वो किस तरह से प्रमोट करते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को। तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि सोशल ऑडिट एक कम्युनिटी बेस्ड टूल है। किसका? अकाउंटेबिलिटी का, जिसमें जो भी बेनिफिशरीज हैं वो खुद रिव्यू करते हैं कि भाई काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको कहा जाता है सोशल ऑडिट। अब ये किस तरह से पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बढ़ाता है? पहला तो एम्पावर करता है सिटीजन्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश में जो सोशल ऑडिट्स हैं वो एक्सपोज करते हैं घोस्ट वर्कर्स को। ऐसे ही इट रिड्यूसेस करप्शन। अब ओडिशा में आपको देखने को मिला है जो सोशल ऑडिट्स अंडर पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेड टू डी डुप्लीकेशन।
ऐसे ही सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हुई है और यहाँ पर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिली है। जैसा कि एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेघालय इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल ऑडिट्स थ्रू अ स्टेट लॉ। इवन स्टेट लॉ बना के इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया कि भाई सोशल ऑडिट्स मैंडेटरी होंगे ना। चैलेंजेस क्या है, यहाँ पर कोई लीगल बैकिंग नहीं है मोस्ट स्कीम्स के लिए। ऐसे ही आपको देखने को मिलता है रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलती है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा या फिर जो भी इंप्लीमेंट कर रही हैं एजेंसीज। ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, पुअर अवेयरनेस है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो ऑडिट्स होते हैं ये इनइफेक्टिव चल रह जाते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन था मेजर्स बताइए। तो पहला क्या करो, लेजिस्लेटिव मैंडेट ले आओ। अब जो आपको फ्लैगशिप प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, पॉलिसीज देखने को मिलती हैं, वहां पर सोशल ऑडिट को लीगली बैक किया जाए। दूसरा, डेडिकेटेड सोशल ऑडिट यूनिट्स बनाए जाएं, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाए जाएं जैसे कि यूज ऑफ मोबाइल ऐप्स टू रिपोर्ट वायलेशंस। ऐसे कन्वर्जेंस किया जाए आरटीआई और ग्रीवेंस रिड्रेसल के द्वारा। राइट, सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिन द चैलेंजेस इन ensuring meaningful citizen participation in India's policy making process। आपको challenges बताने हैं, तो आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें कोर में कौन है, सिटीजन्स ही हैं। तो जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है ये सिर्फ एक राइट नहीं है बट एक नेसेसरी इनपुट है। तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज हैं वो प्रॉपरली इफेक्ट में आ पाएंगी। अब की चैलेंजेस क्या है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। भाई कल को हम पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, मान लो हमारी सरकार पॉलिसी बनाना चाह रही है, अब वो मान लो आपसे पब्लिक ओपिनियंस मांगती भी है तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको लो अवेयरनेस और पॉलिसी लिटरेसी आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेनी सिटीजन्स वर अनअवेयर ऑफ हाउ टू रिस्पॉन्ड टू 2020 ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरा, डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल हैं टू मिलियंस, जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर डेटा भी लिख सकते हैं, ओनली 33% ऑफ women in rural India have ever used the internet, right? नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस आपको देखने को मिलती हैं। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे कि वार्ड कमिटीज बनाई जाती हैं या मोहल्ला सभास बनाई जाती हैं, दे आर मैंडेटेड बाय 74th अमेंडमेंट, बट इसको यूटिलाइज ही नहीं किया गया। अंडर यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। ऐसे ही इलीट कैप्चर आपको देखने को मिलता है। जो भी बेटर एजुकेटेड अर्बन इलीट्स हैं वो डोमिनेट करते हैं कंसल्टेशन प्रोसेस में। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मुंबई डेवलपमेंटल प्लान जो 2014 to 34 चलेगा, स्लम डिवेलर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स वर पुअरली रिप्रेजेंटेड। टोकनिज्म एंड सिंबॉलिक एंगेजमेंट, अब कंसल्टेशंस जो होती हैं वो एक तरह से क्या होती हैं, सुपरफिशियली करी जाती हैं। तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं या फीडबैक है लोगों का वो इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल या फॉलोअप्स नहीं है। ऐसे ही ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है। अब क्या मेजर्स ले सकते हैं हम इसको स्ट्रेंथन करने के लिए? अब जो चैलेंजेस हैं उसी को एड्रेस करते हुए आप आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करो। दूसरा, जो डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है, डिजिटल आर्किटेक्चर को इंक्लूसिव बनाओ। सिविक एजुकेशन दो। अब यहाँ पर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के लिए आपको सबसे पहले क्या देनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी। ऐसे ही लीगल मैंडेट करा जाए पब्लिक कंसल्टेशन का। तो एक तरह से आप लॉ बना सकते हैं जिसमें ये कहा जाए कि जब भी पॉलिसी बनाई जाए तो लोगों से यहाँ पर ओपिनियन जरूर लिए जाए, एक तरह से लीगल बैकिंग यहाँ पर प्रोवाइड करी जाए। राइट, क्लैरिटी है। अगेन अ गुड क्वेश्चन जो कि आप वेरियस जगह यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, आरटीआई इज अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट एंड नॉट मेरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एग्जामिन। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब उन्होंने बोला है कि जो आरटीआई है वो एक टूल है एम्पावरमेंट का, वो सिंपली या मेयरली क्या नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है। एग्जामिन। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया और एक तरह से इसने रेवोल्यूशनाइज किया है गवर्नेंस को, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही लेके आता है ना। कैसे ये एम्पावरमेंट का टूल है? सबसे पहले ये मार्जिनलाइज को एम्पावर करता है। जैसा कि केस स्टडी आप देख सकते हैं, इन बिहार अ ट्राइबल वुमन यूज्ड आरटीआई टू क्लेम हर पेंडिंग विडो पेंशन। ऐसे ही एक्सपोजिंग करप्शन ना, आरटीआई क्वेरीज बहुत सारे एक्टिविस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं जैसे सुभाष चंद्र अग्रवाल, helped uncover irregularities in judiciary. ऐसे ही it strengthens the grassroots democracy and it catalyzes the social change. Right? Now, why it's more than an administrative reform? क्यों ये ज़्यादा है? क्योंकि जो administrative reform है वो सिर्फ एड्रेस करता है प्रोसेस को,
लेकिन जो आरटीआई है ना वो डेमोक्रेटाइज करता है, स्ट्रेंथन करता है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को। ना चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी आज भी आपको 3 लाख से ज़्यादा अपील्स पेंडिंग देखने को मिलती है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स में। ऐसे ही अगर हम आरटीआई एक्टिविस्ट की बात करते हैं, दे ऑफन फेस हरासमेंट, राइट। सो ओवर 100 हैव बीन अटैक्ड सिंस 2005। ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है, जो ऑफिशियल्स हैं वो वेग एग्जेम्पशंस देके इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है, तो यहां पर भी आपको इशू देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एवोल्यूशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंट्रोड्यूशन ऑफ लोकपाल इन फाइटिंग करप्शन। अब लोकपाल किस तरह से इफेक्टिव है कि जिससे कि हम करप्शन को डील कर सकते हैं। नाउ लोकपाल, इट वाज एम्विजन्ड एज अ हाई लेवल इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन बॉडी, जिसमें जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो भी अगर करप्शन हो रही है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वहां पर उनको केटर किया जा सकता है ना। एवोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट एआरसी ने रेकमेंड किया था लोकपाल को। 1971 टू 2008 की बात करते हैं, मल्टीपल लोकपाल बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बट दे वर फेल्ड। 2011 की बात करते हैं, अन्ना हजारे का जन लोकपाल मूवमेंट आपको देखने को मिला, जिसने विगर किया है लोकपाल को। 2013 में आपको लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट पास होता हुआ दिखता है। ऐसे ही 2019 में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल चेयरपर्सन। इफेक्टिवनेस कैसी है, डिलेड इम्प्लीमेंटेशन है। अब इट टुक 6 years पोस्ट लेजिस्लेशन, भाई 2013 में बन चुका था एक्ट, 2019 में जाके चेयरपर्सन लगा है, तो यहाँ पर डिलेड इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने को मिला है। लिमिटेड इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे डेटा की अगर बात करते हैं तो लोकपाल एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं, आउट ऑफ 8500 कंप्लेंट्स लेस देन 2% प्रोसीडेड टू इंक्वायरी स्टेज तक ही नहीं जा पाती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव स्टाफ नहीं है, सीबीआई से इनको मदद लेनी पड़ती है। ऐसे ही ओपेक फंक्शनिंग है, स्टेट लोकायुक्त एक्ट जो बनाया गया है वो इनफेक्टिव है, बहुत सारे स्टेट्स में लोकायुक्त बनाया ही नहीं गया, राइट। सो कंपैरिजन अगर हम ग्लोबल एग्जांपल्स देखते हैं तो हांगकांग का जो इंडिपेंडेंट कमीशन है अगेंस्ट करप्शन, इट ऑपरेट्स विद इन ऑटोनॉमी एंड डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, राइट। सो केस स्टडीज आप जरूर लिखिए, ये एग्जांपल्स आपके बोनस पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, इलस्ट्रेट विद रीसेंट एग्जांपल्स। तो प्रेशर ग्रुप को पहले आप डिफाइन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। प्रेशर ग्रुप एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस प्ले अ पिवटल रोल, किसमें, इन शेपिंग द लेजिस्लेशन। भाई कैसे कर सकते हैं इन्फ्लुएंस, कैसे करते हैं ये पॉलिसी मेकिंग को, पहले लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग का मतलब ही क्या होता है कि जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं या जो बड़ी बड़ी बॉडीज आपको देखने को मिलती हैं वो एंगेज करती हैं किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII पुश्ड फॉर स्टार्टअप इंसेंटिव्स इन बजट 2023। ऐसे ही मास मोबिलाइजेशन एंड प्रोटेस्ट किया जाता है, जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट। PIL और लीगल एक्शन की अगर बात करते हैं, जैसे नाज फाउंडेशन का जो PIL है, इट लेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया, राइट। सो डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया किसका, होमोसेक्सुअलिटी का। नेक्स्ट मीडिया कैंपेन्स और नैरेटिव शेपिंग करी जाती है, जैसे ऑनलाइन एक्टिविज्म, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिले ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 फाइनल नोटिफिकेशन। ऐसे ही एक्सपर्टीज और नॉलेज इनपुट्स मिल जाती हैं, जैसे PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, इट असिस्ट्स द MPs इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड इंटरवेंशंस इन द पार्लियामेंट, राइट। सो इस तरह से जो लॉबिंग के थ्रू ये प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इवैल्यूएट द एथिकल एंड डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ लॉबिंग इन इंडियन गवर्नेंस। सो लॉबिंग क्या है, इट इज कंडक्टेड ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करी जाती है, और एक तरह से ये डेमोक्रेसी को ना डाइवर्स करती है, एनरिच करती है बाय इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन। एक तरह से पार्टिसिपेशन यहाँ पर होती है और डाइवर्स इंटरेस्ट को एड्रेस किया जाता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एथिकल और डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ना अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जो लॉबिंग है इट हैपन्स थ्रू पर्सनल नेटवर्क्स के थ्रू आपको देखने को मिलता है। सो जैसे डिसीजंस में बी टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर। ऐसे ही अनइक्वल एक्सेस और इलीट कैप्चर आपको देखने को मिलता है, जैसे टेलीकॉम हो गया, फार्मा हो गया, या सोशल कोल सेक्टर हो गया। दे हैव हिस्टोरिकली बीन शेप्ड बाय पावरफुल इंडस्ट्री लॉबिंग। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे
Radia tapes controversy exposed the influence of lobbying in cabinet reshuffles and policy framing. डेमोक्रेटिक डेफिसिट आपको देखने को मिलता है. जो लॉबिंग है वो बेसिकली बाईपास कर देती है किसको? पब्लिक कंसल्टेशन को. ऐसे ही एब्सेंस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलता है. नो लेजिस्लेशन एग्जिस्ट अकिन टू यूएस लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट. सो यहाँ पर कोई एज सच लीगल एक्ट नहीं है. अगर कहीं पर भी आपको लॉबिंग देखने को मिलती है, करप्शन एक्टिविटीज देखने को मिलती है, तो उसकी क्या लीगल बैकिंग है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसे यूएस में देखने को मिलता है ना. नीड है रिफॉर्म का, ऑब्वियसली बात है. सबसे पहले लीगल रिकग्निशन करो, लीगल रजिस्ट्रेशन करो ऑफ लॉबिस्ट, मैंडेटरी डिस्क्लोजर हो किसका? लॉबिंग एक्सपेंडिचर का, कूलिंग ऑफ पीरियड हो फॉर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस. ऐसी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट रहना चाहिए इसके मैकेनिज्म पे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन हाउ द एनईपी विच इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रमोट्स इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन गवर्नेंस. किस तरह से ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है. तो एनईपी 20 ये क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि एक तरह से ओवरहॉल करना चाहता है किसको? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को. सो कैसे इंक्लूसिविटी बढ़ाता है? सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया गया है. तो आप देख सकते हैं थ्रू आंगनबाड़ीज एंड प्री स्कूल इट इंश्योर्स इंक्लूजन फ्रॉम अ यंग एज. तो जो निपुण भारत मिशन है वो फाउंडेशनल लिटरेसी पे भी फोकस करता है. जेंडर इंक्लूजन आपको देखने को मिलता है और SEZs बनाए गए हैं. सो क्रिएशन ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाने की बात की गई है. ऐसे ही मल्टीलिंग्विज्म की बात कर रखी है. इट प्रमोट्स एजुकेशन इन मदर टंग. 5वीं से नीचे 5th क्लास से स्टैंडर्ड से नीचे आपको देखने को मिलता है कि मदर टंग में उस बच्चे को पढ़ाया जाए. मल्टीपल एग्जिट और एंट्री और ओपन स्कूलिंग को आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है. तो एक तरह से ये इंक्लूसिविटी प्रमोट करता है. ऐसे ही कैसे प्रमोट कर रहा है? क्वालिटी. पहला आता है करिकुलर और पेडागोलॉजिकल रिफॉर्म आपको देखने को मिलता है. सो पहले जो हमारा था वहां से शिफ्ट किया गया है. अब आपको 5+3+3+4 स्ट्रक्चर्ड अलाइंड और कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस देखने को मिलती हैं. टीचर डेवलपमेंट की बात की गई है. अब 4 ईयर बीएड आपको देखने को मिलेगी, बीएड मैंडेटरी बाय 2030 फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर टू एनहांस टीचिंग स्किल्स. इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. अब एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स टू हैव वोकेशनल एक्सपोजर बाय 2025. टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया गया है, जैसे दीक्षा, स्वयं पोर्टल, PME विद्या. ये एक तरह से ब्लेंडेड लर्निंग को प्रमोट करते हैं. ना चैलेंजेस क्या हैं? सो बजट कंस्ट्रेंट्स आपको सबसे पहले देखने को मिलते हैं. ना इंडिया ओनली स्पेंड्स 2.9% ऑफ द GDP, जबकि 6% की बात की गई है. ऐसे ही जो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इट इज़ अ पॉलिसी, इट इज़ नॉट एन एक्ट. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो सेंटर है और स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको एक मिसमैच देखने को मिलता है. यहाँ पर डिजिटल इनइक्वालिटी और भी ज्यादा वाइडन हो जाए इसका डर आपको देखने को मिलता है, राइट. सो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, आपको NEP के फैक्टर्स पता होने चाहिए. तो दैट्स इट. हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, कैसे वो इंक्लूसिविटी प्रोवाइड कर रहा है और कैसे वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट. लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाउ डू DBT विच इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एनहांस एफिशिएंसी एंड रिड्यूस करप्शन इन पब्लिक स्कीम्स. किस तरह से ये रिड्यूस करता है करप्शन इन पब्लिक स्कीम्स. ना DBT की अगर बात करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में टू री इंजीनियर द डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स. ना कैसे इन्हांस करी जाती है एफिशिएंसी? सबसे पहले फास्टर डिलीवरी, ऑब्वियस ही बात है. पहले टाइम लगता था, लेकिन आज क्या है, आपको सीधा डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर किया जाता है. तो फास्टर डिलीवरी आपको देखने को मिलती है, रियल टाइम डिलीवरी. तो LPG सब्सिडी अंडर पहल रीचेस 14 करोड़ हाउस होल्ड एफिशिएंटली. ऐसे ही रिडक्शन देखी जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में. सो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा जो करा जाता था उसमें कमी आपको देखने को मिली है. डेटा आप देख सकते हैं, ओवर 2.7 लाख करोड़ सेव्ड एज पर DBT मिशन रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट है. यहाँ पर इंप्रूव टारगेटिंग है, ऑब्वियसली बात है. बेनिफिशरीज जो हैं वो टारगेटेड बेनिफिशरीज आपको देखने को मिलते हैं और उनको एड्रेस किया जाता है. पोर्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे स्कीम्स हो गई, 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, तो वहां पर आपको पोर्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है ड्यू टू दिस DBT ओनली. नाउ कैसे रिड्यूस करा गया है करप्शन को? सबसे पहले घोस्ट बेनिफिशरीज को रिडंडेंट कर दिया गया है. ना जो फेक अकाउंट्स या डुप्लीकेट एंट्रीज होती थी, अब क्योंकि आधार के साथ लिंक्ड हैं तो इसीलिए डुप्लीकेशन खत्म हो गया है. दूसरा, ये मिनिमाइज करता है ह्यूमन डिस्क्रिशन को. ऑब्वियसली बात है, जो ह्यूमन एरर्स या ह्यूमन बाइसनेस आपको देखने को मिलती थी वो अब आपको देखने को नहीं मिलती है. केस स्टडी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो झारखंड का PDS सिस्टम है. इंट्रोडक्शन ऑफ DBT इन फूड सब्सिडी सेव 200+ करोड़ बाय स्टॉपिंग
पिल्फरेज एंड मिडलमैन। सो मिडलमैन जो इंक्लूड होते थे वहाँ पर जो उनका कमीशन होता था वो बिल्कुल कट हो चुका है, राइट। चैलेंजेस क्या हैं? एक्सक्लूजन एरर्स हैं। नाउ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आधार की बात करते हैं तो वो बायोमेट्रिक्स होते हैं, बायोमेट्रिक्स कई बार मैच नहीं करते हैं आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है टेक्निकल ग्लिचेस हैं, तो एरर्स। दूसरा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, अब बैंक्स नहीं है, एटीएम्स नहीं है रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से आपको डिले इन द एक्सेस ऑफ फंड्स देखने को मिलता है। डिजिटल इलिटरेसी है, एल्डरली और विमेन स्पेशली आपको देखने को मिलता है रूरल एरियाज में जिनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डीबीटी। अगेन आप बहुत से एग्जाम्पल्स इसको कोट कर सकते हो अपने गवर्नेंस वाले पेपर में, क्योंकि गवर्नेंस में देखो जितने ज़्यादा केस स्टडीज, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, राइट। सो इसीलिए जितनी भी केस स्टडीज हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हमने कोट किए हैं, प्लीज डू राइट इट इन योर नोट्स। ना दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम। ना पहला है क्रिटिकली असेस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी बेस्ड organizations in bridging the last mile delivery gap in India's welfare programs. 15 mark question. In the context of India's democratic evolution, do you think the right to information has achieved its intended objective? Suggest measures to revitalize its impact. Self-help groups are often hailed as instruments of both economic and social transformation. Examine this statement in the light of DAY-NRLM, that is Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, and other recent initiatives. What are democratic costs of unregulated lobbying in India? Evaluate the need of legislative framework to ensure transparency and accountability in lobbying activities. To what extent has participatory governance through social audits and community monitoring improved public service delivery in India? Illustrate with relevant examples. राइट। सो आप ये क्वेश्चंस आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो हमने क्वेश्चंस एड्रेस किए हैं उसी थीम्स पे यही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आई वुड सजेस्ट एक बारी जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। एज यू नो, ये जो हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इवैल्यूएशन भी दी जाएगी, तो अगर आप ऑनलाइन लिखना चाहते हैं, आप ऑफलाइन लिखना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में आप ऑफलाइन हमारे सेंटर्स पे भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ के भी आप हमारे से वैल्यूएबल फीडबैक फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।